बट वे के जेबों में हाँ तस्वीर वो मांगी हुई हाँ रब से तकदीर वो आखिरी वजह हो तुम जीने का सांस भी नहीं लो तो मैं जी जाऊंगा। बट वे के जेबों में हाँ तस्वीर वो मांगी हुई हाँ रब से तकदीर वो आखिरी वजह हो तुम जीने का सांस भी नहीं लो तो मैं जी जाऊंगा। तुम आखिरी हो वजह जीने का तुमसे करूं बेपनाह मैं वफा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किमिक्स रूम। आज की वीडियो में देखेंगे कि मैं वोकल्स पे किसी भी प्लगइन को किस तरह यूज़ करता हूँ, क्या मेरा माइंडसेट होता है, क्या मेरा पर्सपेक्टिव होता है, क्या वोकल्स की नीड होती है, जिससे आप भी ये चीज़ सीख पाओ कि कब कौन सा प्लगइन वोकल पे क्यों यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे रेड कलर में हमारे पास ड्रम के सभी स्टेम्स हैं, बेस, किक, स्नेयर, हाई हैट, ओपन हैट, रिम, राइड्स एंड दीज आर सम ट्रांजिशंस। ये मेलोडी सेक्शन है ग्रीन कलर में। यहाँ पे हमारे पास मेलो लेयर, टाइमलेस पैड्स, एम्बियंस पैड, सैम्पल गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, बांसुरी और ये कुछ फिलर्स हैं। यहाँ पे ये हमारी लीड वोकल हैं, जो येलो कलर में है वो लीड वोकल्स हैं सारी। एंड जो डार्क येलो है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये हमारी हारमोनीज़ हैं। जो एक्स्ट्रा लेयर हैं वो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। एंड यहाँ पे जो बांसुरी थी और जो संतूर का जो इंस्ट्रूमेंट था, उसको मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे पास स्टेम्स आई थी उनको मैंने डुप्लीकेट करके उनकी पिच को हाई करके उनके साथ ब्लेंड किया है। लो ऑक्टेव वाली बांसुरी और लो ऑक्टेव वाला संतूर दोनों को हाई पिच पे रख के आपस में ब्लेंड किया है ताकि वो थोड़ा और भरा भरा साउंड करें। सो अगर हम बात करें ड्रम सेक्शन की, तो ड्रम सेक्शन पहले कुछ ऐसा साउंड कर रहा था। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। अब जो हमारा मेलोडी सेक्शन है वो पहले कुछ ऐसा साउंड कर रहा था। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। अब ड्रम सेक्शन और मेलोडी सेक्शन को मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ, क्या मेरा माइंड सेट होता है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे, जिसमें आपको पता लगेगा और आप सीखोगे कि मैं स्टेम्स को कैसे मिक्स करता हूँ किसी भी सॉन्ग के लिए। देखो, काम और वर्कफ्लो सारा बेसिक होता है, बस हर गाने में हर प्लगइन की अलग नीड होती है, तो उस हिसाब से प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ड्रम के सभी इंस्ट्रूमेंट को, मेलोडीज के सभी इंस्ट्रूमेंट को, ट्रांजिशंस, फिलर्स या बेस, सबको एक्सपोर्ट किया। ड्रम बस बनाया, एक मेलोडी बस बनाया, ट्रांजिशन सभी को एक लेयर में रखा, फिलर्स को भी सभी को एक लेयर में रखा, बेस की मैंने अलग लेयर को एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पे मैंने की है वोकल मिक्सिंग। अब वोकल मिक्सिंग से पहले मैंने की वोकल एडिटिंग, जिसमें नॉइज रिडक्शन, क्लिक, पॉप्स या जो भी क्रैकल्स होते हैं वोकल्स में, वो कैसे रिमूव करते हैं, वोकल्स के एसेस को या वोकल की ब्रीथिंग साउंड को कैसे प्रोफेशनल बनाते हैं, उसके लिए आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो वोकल में कोई भी प्लगइन लगाने से पहले वोकल कुछ ऐसा साउंड कर रही थी। तू जाने ना जाने है तेरे दीवाने, लिखा है तुझी पे ये खत हाँ पिया। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वोकल कुछ ऐसा साउंड कर रही है, जिसमें आप सीखोगे कि मैंने किस प्लगइन को क्यों, कब और कहाँ पे यूज किया, क्या मेरा पर्सपेक्टिव था। तू जाने ना जाने है तेरे दीवाने, लिखा है तुझी पे ये खत हाँ पिया, तुझी से हैं जीते महा
मोहब्बत को पीते तुम्हारी खुशी पे ये जग है पिया। अब चलते हैं हमारे मिक्सर पे और देखते हैं कि मैंने कौन सा प्लगइन यूज़ किया है, क्या मेरी वोकल चेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है ऑटो ट्यून। अब ऑटो ट्यून में मैंने इनपुट टाइप सेलेक्ट किया है लो मेल, बिकॉज वोकल को सुन के ही पता लग रहा था कि इस वोकल में लो मेल ज़्यादा बेटर काम करेगा। और की है हमारी डी शार्प, स्केल है मेजर, यहाँ पे आपको ई फ्लैट मेजर दिखाई देगा। और अगर आप मेलोडाइन करोगे या मैनुअल ट्यूनिंग करोगे तो भी आपको ई फ्लैट पे ही करना पड़ेगा, ज़रूरी भी नहीं है, डी शार्प कभी कभी आ भी जाता है। देन यहाँ पे मॉडर्न सिलेक्ट किया है, फॉर्मेट को ऑन किया हुआ है, रिट्यून स्पीड को 13 रखा है, काफ़ी ज़्यादा है बट मैं इससे भी ज़्यादा चाहता था, लेकिन मैंने रिट्यून स्पीड को फास्ट नहीं किया। उससे बेटर मुझे लगा फ्लेक्स ट्यून को थोड़ा बढ़ाना, क्योंकि देखो कितना भी अच्छा सिंगर हो, अगर आप रिट्यून स्पीड को ज़्यादा बढ़ाओगे तो वोकल में रोबोटिक टोन आए ही आएगा। सो उससे बचने के लिए आप फ्लेक्स ट्यून का भी यूज़ कर सकते हो। हमेशा भी ये काम नहीं करेगा, वोकल पे डिपेंड करता है, वोकल कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, वोकल कैसे रिकॉर्ड हुई है, वोकल के सुर कितने अच्छे गाए गए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद विब्राटो, कोशिश करो कि आप अच्छा रिकॉर्ड कर पाओ। विब्राटो क्या होता है ये आप यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा अगर नहीं पता तो। सो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे आके विब्राटो को छेड़ो जब तक आपकी वोकल हरियाणवी या फिर फोक म्यूजिक पे नहीं है। उसके बाद है ह्यूमनाइज। अब इस वोकल में इतने लंबे सुर नहीं थे कि मैं ह्यूमनाइज को 50 या 100 पे कर दूं। सो मेरे को 31 पे ही उसका टेस्ट बेटर लग रहा था। ट्रैकिंग है 50, जो कि मैं हमेशा 50 ही रखता हूँ, बहुत ही रेयर मैं इसको छेड़ता हूँ। उसके बाद मैंने यूज़ किया है प्रो Q3। अब प्रो Q3 में मैंने क्या किया है, और मैंने पहले EQ और कंप्रेशन करके ऑटो ट्यून क्यों नहीं लगाई, उसका रीज़न ये है कि मैं रंबल को काटने से पहले, जैसे यहाँ पे आप लो कट देख पा रहे हो, इससे मैं पहले देखना चाहता था कि ऑटो ट्यून कैसा वर्क करता है इस वोकल पे, वोकल एडिटिंग और वोकल प्रोडक्शन करने के बाद, क्योंकि जिस वोकल में जितनी ज़्यादा नॉइज होती है उसमें ऑटो ट्यून उतना ही बेकार साउंड करता है। सो क्लीन वोकल बनाओ, हो सके तो क्लीन रिकॉर्ड करो। अब ये जो वोकल है ये होम रिकॉर्डिंग पे की हुई है, सो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है बट फिर भी ठीक है। सो मैंने इस वजह से पहले ऑटो ट्यून को लगाया। अब ऑटो ट्यून को हम बाद में कंट्रोल कर लेंगे ना EQ और कंप्रेशन से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑटो ट्यून लगाते ही बिल्कुल परफेक्ट वोकल हो जाती है। ऑटो ट्यून के बाद भी हमें EQ और कंप्रेशन से ऑटो ट्यून को भी कंट्रोल करना पड़ता है ना। तो उसके बाद मैंने वोकल में थोड़े से लोज को काटा है, बिल्कुल हल्का सा 1 dB 294 हर्ट्स पे, और थोड़ा सा मे बी -½ dB डायनेमिक डकी है। उसके बाद मैंने लो मिड्स को थोड़ा सा नैरो बैंड बना के काटा है अराउंड 4 के। और वोकल में अब जैसे आपने रो वोकल सुनी तो उसमें थोड़ी सी नेजल टोन थी, सो उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने काटा है। और यहाँ पे मैंने क्यू रखा है 2। मैंने 1 इसलिए नहीं रखा क्योंकि नेजल टोन के साथ साथ वोकल के मिड्स भी ज़्यादा कम हो जाते। सो यहाँ पे जो ये प्रेजेंस है ये भी हल्की सी कट जाती है, क्योंकि क्यू का शेप देखो आप, है ना, उस वजह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी हार्शनेस कम की है और यहाँ पे मैंने डायनेमिक कट लगाया है। नॉर्मल कट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नॉर्मल कट लगाने से वोकल की जो प्रेजेंस थी वो थोड़ी सी छुप जाती, वोकल की जो ब्राइटनेस थी वो थोड़ी सी कम हो जाती, जो मैं नहीं चाहता था। देन उसके बाद एक बहुत ही नैरो क्यू अराउंड 22 के, यहाँ पे मैंने डिप दिया है -3 dB। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो -3 dB, जो वोकल की एक्सट्रीम जो हार्श फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको डक कर रहा है थोड़ा बहुत। और अगर मैं ये सुनाऊं तो ये कुछ ऐसा साउंड करती है। लिखा है जी से है तुम्हारी। तो जैसा कि आपने देखा इन फ्रीक्वेंसी को इतना ही काटना मेरे को ठीक लग रहा था, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। अब EQ से पहले मैंने कंप्रेशन यूज़ क्यों नहीं किया, काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंप्रेशन पहले यूज़ करो, पहले EQ यूज़ करो या पहले ऑटो ट्यून यूज़ करो, ये यूज़ करो वो यूज़ करो। देखो हर बार नीड अलग अलग होती है गाने में, वोकल पे भी डिपेंड करता है। अब इसमें डायनेमिक्स तो ऊपर नीचे थे बट मैंने, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग की हुई है, किसी को 1 dB किसी को 2 dB और यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। सो इस तरह से मैंने बैलेंसिंग कर ली है, तो डायनेमिक्स ना नॉर्मल हो गई। तो उससे फिर मैंने पहले EQ यूज़ किया है ताकि मैं वोकल के लोज को और वोकल के मिड्स को कंट्रोल कर पाऊँ कंप्रेशन से पहले। अब उसके बाद मैंने यूज़ किया वर्चुअल मिक्स रैक। अब ये एक रैक की तरह काम करता है जिसमें आप काफ़ी सारे प्लगइन्स एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज़ किया वर्चुअल चैनल, जो कि एक सैचुरेशन प्लगइन है। इसमें मैंने इनपुट को रखा है 1 dB और आउटपुट काटा हुआ है 1 dB। काटा तो क्या मतलब, यहाँ पे आप जितना भी इसको बढ़ाओगे वो अपने आप कटता जाएगा। और ये सैचुरेशन बहुत ही सटल सैचुरेशन ऐड करता है, जो बहुत ही मतलब जिसको बिल्कुल मीठी सैचुरेशन बोलते हैं ना, वो चीज़ ऐड करता है। यहाँ पे आप टोन सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने सिलेक्ट किया ब्रिट 4K E,
पहले मैंने सिलेक्ट की थी ब्रिट नीवो, बट उससे ज़्यादा अच्छी मेरे को ये लग रही थी, तो वापस इस पे मैं शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ड्राइव नॉब को रखा है मैंने 3 पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे नॉइज रिडक्शन को ऑन किया हुआ है, क्योंकि जब हम हाइज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं या सैचुरेशन ऐड करते हैं तो नॉइज भी थोड़ी सी उड़ जाती है। देन यहाँ पे यूज़ किया है FG116, जो कि CLA 76 या फिर 1176 की तरह काम करता है, जो कि एक बहुत फास्ट कंप्रेसर होता है। तो यहाँ पे मैंने सभी नोब्स को इतना सेलेक्ट किया है कि मेरे को -3 to -5 का गेन रिडक्शन मिले, जो कि सिर्फ पीक्स पे, जिससे हमारी पीक्स कंट्रोल हो, सिर्फ एक्चुअल कंप्रेशन नहीं होती इस कंप्रेसर से। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया FG2A, जो वोकल को एक्चुअली कंप्रेस करेगा, जिसमें मैंने अचीव किया -3 to -4 रेयरली काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने इनपुट को रखा है -21, आउटपुट को भी मैंने थोड़ा कम किया है, क्योंकि जब भी हम कंप्रेशन यूज़ करते हैं और जब भी आप कंप्रेशन यूज़ करोगे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि वोकल का जो लेवल कंप्रेशन लगाने से पहले था वो कंप्रेशन के बाद भी उतना ही हो। बिल्कुल ½ dB या 1 dB बढ़े तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करो कि वो लेवल उतना ही आप कंप्रेशन के बाद लेके आ जाओ वोकल का। और यहाँ पे अटैक को रखा है मीडियम, रिलीज को रखा है फास्ट पे, और इसमें मैंने पीक रिडक्शन को किया है 27.5 और बाकी कुछ भी नहीं छेड़ा। यहाँ पे आप लिमिटर भी यूज़ कर सकते हो और एज ए कंप्रेसर भी यूज़ कर सकते हो। जो भी LA2A टाइप के कंप्रेसर होंगे वो सब सेम नोब्स आएंगे सब में, और सेम यहाँ पे 1176 के जितने भी कंप्रेशन है, चाहे आप UAD का लो, चाहे वेव्स का लो, चाहे किसी का भी लो। देन मैंने यूज़ किया एक एयर EQ, जो हमारी वोकल में एयर ऐड करेगा। अब मैंने नॉर्मल EQ से एयर को या हाई शेल्फ बना के हाइज को बूस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट EQ है, बट यहाँ पे ये एमुलेशन EQ है, ये थोड़ी बहुत एनालॉग टोन ऐड करेगा वोकल में ज़रूर, चाहे थोड़ी सी ही करो। और यहाँ पे भी मैंने, आप देखोगे कि मैंने बिल्कुल ½ dB बढ़ाया हुआ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया 1K पे, और Q यहाँ पे रखा है 0.71। अब उसके बाद मैंने यूज़ किया DSR। अब DSR मैंने पहले यूज़ क्यों नहीं किया, या DSR मेरे को और बाद में यूज़ करना चाहिए था, या फिर मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया? तो उसका रीज़न ये है कि जब भी हम कंप्रेस करते हैं वोकल को, तो जो एसिड होते हैं वो भी उठ जाते हैं, क्योंकि कंप्रेशन सिर्फ वोकल्स को दबाता नहीं है, जो लो वर्ड्स होते हैं उनको भी उठा देता है ऊपर। तो जो एसिड होते हैं वो भी थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, जो तय के साउंड होते हैं, शे या से, जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एसिस बोलते हैं, वो थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं ना। तो उनको कंप्रेस करने के लिए, सिर्फ उन फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस करने के लिए जो एसिस होती हैं, उसके लिए बनाया DSR। DSR भी बेसिकली एक कंप्रेसर है, बट ये सिर्फ एसिस पे काम करेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है 5K हर्ट्स और यहाँ पे 8K हर्ट्स, तो उसके जो बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे कंप्रेशन होगा एसिस पे। अगर मैं इसको ज़्यादा खोल देता इस तरह से, तो जो एसिस हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, जिससे वोकल बहुत ही अननेचुरल साउंड करेगी, और एसिस खत्म हो गए वोकल में अगर, तो वोकल कभी भी प्रोफेशनल साउंड नहीं करेगी। अब EQ 1176, LA2A या DSR या ऑटो ट्यून, इन सब पे मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ये वाली, जिसमें आपको ये 5 वीडियो मिलेंगी, जिसको आप इन डेप्थ सीख सकते हो। बाद में मेरी नीयत नहीं थी इसको बनाने की, तो मैंने नहीं बनाया, बट इन फ्यूचर में ज़रूर बनाऊंगा हर प्लगइन पे वीडियो, जैसा जैसा आप बोलोगे। और अगर मैं DSR के साथ सुनाऊं, तो पहले बिना DSR के कुछ ऐसा साउंड कर रही है वोकल। तू जाने ना जाने है तेरे दीवाने, लिखा है तुझी पे ये खत, हाँ पिया। और DSR लगाने के बाद आप देखना जो तय वर्ड होता है वो कैसे कंप्रेस होता है, और जो शे होता है वो कैसे होता है। तू जाने ना जाने है तेरे दीवाने, लिखा है तुझी पे ये खत, हाँ पिया। तुझी से हैं जीते मोहब्बत को पीते। अब DSR लगाने के बाद जो एसिस थे वोकल के, उनको हमने कंट्रोल कर लिया। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया है फ्रेश एयर, जिसमें मैंने मिड्स को बूस्ट किया है थोड़ा सा 2 dB, और हाइज को किया है 1 dB बूस्ट। तो क्या मतलब, एयर ऐड किया है थोड़ी मिड्स में और हाइज में, जिस हाइज में जो स्पार्कल इफेक्ट होता है वो, और मिड्स में प्रेजेंस, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप। अब मैं इसको 0 कर रहा था तो मेरे को वो चीज़ अचीव नहीं हो रही थी जो मैं चाहता था। अगर मैं इसको 2 कर रहा था तो ये ज़्यादा हो गया था। तो जहाँ पे जितनी नीड है वहाँ पे उतना ही करना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 किया क्योंकि 1 की ही नीड थी, और मिड्स में 2 किया क्योंकि 2 की ही नीड थी। यहाँ पे मैंने लिंक को ऑफ रखा हुआ है। देन मैंने यूज़ किया है SSL EV2 चैनल मोनो। यहाँ पे एनालॉग को मैंने ऑफ किया है, डिफ़ॉल्ट ये ऑन आता है। अब यहाँ पे मैंने वोकल में थोड़ी सी प्रेजेंस ऐड की है बिल्कुल एंड में। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 के हर्ट्स पे मैंने 2 dB बूस्ट किया हुआ है। उसके अलावा तो इस EQ में मैंने, हाँ, यहाँ पे 100 हर्ट्स पे मैंने 3 dB बूस्ट किया हुआ है वोकल में लोज ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने ये EQ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट EQ यूज़ कर चुके हैं, जिससे ट्रांसपेरेंट EQ मैं हमेशा काटने के लिए यूज़ करता हूँ, कभी भी मैं बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करता। बहुत ही रेयर अगर मेरे को ट्रांसपेरेंट साउंड चाहिए
बढ़ाने के लिए, चाहे वो लो शेल्फ हो चाहे हाई शेल्फ हो, तब मैं एक ट्रांसपेरेंट EQ यूज़ करता हूँ। अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा एक ऐसा EQ यूज़ करो जो एक एमुलेशन EQ हो, जो किसी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर बनाया गया हो। देन मैंने यूज़ किया है आर कॉम्प। अब जो आर कंप्रेशन है वो भी एक ट्रांसपेरेंट कंप्रेशन है, सुपर ट्रांसपेरेंट कंप्रेसर है, बहुत बढ़िया कंप्रेसर है। यहाँ पे मैंने अटैक को रखा है 1 पे, रिलीज को रखा है 300 पे, मतलब अटैक काफ़ी फास्ट है और रिलीज अराउंड मीडियम टू फास्ट। थ्रेशोल्ड को मैंने रखा है -11 पे और रेशो मैंने रखा है 50। अब यहाँ पे रेशो 50 क्यों है? क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड भी बहुत कम है, वरना जो बेसिक थ्रेशोल्ड होता है, डिफॉल्ट होता है, वो 20 या 22 के अराउंड होता है या फिर -18। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड कम है, मतलब बिल्कुल ½ dB का गेन रिडक्शन हो रहा है। जो मतलब इतने प्लगइन लगाने के बाद वोकल जो थी हमारी, उसके भी पीक्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल किया है। जैसे अगर मैं सुनाऊं, तू जाने ना जाने है तेरे दीवाने, लिखा है तुझी पे ये खत हाँ पिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। अब उसके बाद मैंने यूज़ किया प्रो एमबी। प्रो एमबी मैंने यूज़ क्यों किया? क्योंकि अब ना माइंडसेट समझो। सबसे पहले ऑटोट्यून हो गया, ऑटोट्यून के बाद EQ हो गया, लोज को मिड्स को कंट्रोल कर लिया, देन कंप्रेसर हो गया, सैचुरेशन हो गई, ठीक है। वोकल हमारी जैसी थी वैसी हो गई अब ये 3 प्लगइन यूज़ करने के बाद। अब उसमें दिक्कत थी, जो एसिड थे वो बढ़ गए थे कंट्रोल करने के बाद, वोकल के डायनेमिक्स को कंट्रोल करने के बाद। तो DSR यूज़ किया। अब DSR के बाद मैंने फ्रेश एयर यूज़ किया वोकल में, क्या बोलते हैं, हाइज को थोड़ा सा ऐड करने के लिए, जो कि मैंने बिल्कुल ही 1% का शिमर ऐड दिया है, बिल्कुल ही कम। उसके बाद मैंने थोड़े से हाइज को बूस्ट किया। अब हमारी वोकल यहाँ पे बिल्कुल लेवल पे आ गई थी ना, उसके बाद DSR यूज़ किया तो यहाँ पे भी लेवल ही समझ लो। अब उसके बाद हाइज को बूस्ट किया, तो हाइज के जो पीक्स थे उनको फिर कंट्रोल करने के लिए मैंने एक ट्रांसपेरेंट कंप्रेसर यूज़ किया इस बार। अगर मैं कोई भी एनालॉग कंप्रेसर यूज़ करता, जैसे जो ट्यूब का टेस्ट ऐड करता है, तो वोकल वार्म हो जाती बहुत ज़्यादा, जो कि गाने की नीड नहीं थी। जिस तरह का ये गाना है, जिस तरह का ये जॉनर है, अब यहाँ पे भी हमारी वोकल फिर वैसी हो गई जैसी थी। अब उसके बाद यूज़ किया है प्रो एमबी। तो मैंने लोज को और हाइज को बिल्कुल ही कम, जैसे लोज को मैंने -3 और हाइज को -1 या 2। तो इसके बाद फिर मैंने यूज़ किया प्रो Q3। अब मैंने ये नोच क्यों बनाई है? क्योंकि मैं हमेशा खुद ही बोलता हूँ, कभी भी इतनी नोच बना के स्टार्टिंग में जो भी आप EQ यूज़ करते हो, कभी भी इतनी नोच मत बनाओ। बट मैंने यहाँ पे खुद यूज़ की है। अब फिर से एक बार मैं क्या करना चाहता हूँ ये समझो। आप जब भी किसी स्टूडियो में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट माइक लगा के दे दिया और कोई भी इंटरफेस है उसके साथ कनेक्ट करके और आप गाने लग जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है बढ़िया। ऐसा कभी भी नहीं होता। वहाँ पे प्री एम्प होता है, प्री में ही आपका EQ कंप्रेशन सब हो जाता है। तो उसके बाद आपकी वोकल्स जैसा प्रोसेसिंग के बाद साउंड करेगी, उससे 50% कम आपको पहले ही समझ में आ जाता है कि मेरा वोकल बाद में कैसा साउंड करेगा। तभी तो लोग बड़े बड़े स्टूडियो में जाते हैं ना रिकॉर्ड करने, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेसर्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं। अब उसको करने के बाद ऐसा EQ काम आता है, क्योंकि कंप्रेशन EQ सब कुछ अगर प्री में ही हो रहा है तो उसके बाद बिल्कुल ही वो बिल्कुल क्लीन रिकॉर्डिंग होती है। तो जहाँ पे जो ऐसे साउंड होते हैं जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं या हार्श होते हैं या कानों में चुभ रहे होते हैं, जो अनवांटेड होते हैं, उनको फिर ऐसे EQ से हम कम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने रो वोकल्स को कंप्रेस करके, EQ करके, सैचुरेशन ऐड करके, DSR ऐड करके मैंने एक प्रीएम्प वाला काम कर दिया। देन मैंने यूज़ किया प्रो Q3। अब यहाँ से असली प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही प्लगइन यूज़ किए हैं, एक EQ हो गया, एक DSR हो गया फिर से। अब EQ में मैंने लोज को थोड़ा सा कम किया है, बिल्कुल ही आप देख सकते हो 0.5 का Q है, बहुत ही वाइड Q है, और बिल्कुल -0.5 का डिप दिया है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमेटिक फ्रिक्वेंसीज को कंट्रोल किया है। और ये कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं इतना उठा के देखता हूँ, नहीं, कभी भी नहीं। मैं बस इतना ही करके देखता हूँ। अगर मेरे को कुछ भी लग रहा है हल्का सा भी, तो फिर मैं उसको डक कर देता हूँ, क्योंकि इतना नैरो क्यू करके वोकल्स कभी भी ख़राब नहीं होंगी आपकी। और अगर आपने गलत फ्रीक्वेंसी काट दी तो बेशक हो सकती है, अदरवाइज तो कभी भी नहीं होगी, वोकल और अच्छा साउंड करेगी। सो ये एक टिप है आपके लिए। देन फिर मैंने एक DSR यूज़ किया है, वही मैंने यहाँ पे रखा है 7 हर्ट्ज से लेके 14 हर्ट्ज तक। यहाँ पे स्प्लिट बैंड मोड यूज़ किया है, थ्रेशोल्ड रेंज को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अब उसके बाद देखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग और इफेक्ट। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पैरेलल कंप्रेशन CLA 76, रिलीज को रखा है 2 पे, अटैक को रखा है फास्ट 7 पे, आउटपुट और इनपुट दोनों को रखा है 24 पे। देन मैंने यूज़ किया एक डिले। अब ये डिले जो इस गाने के सिंगर हैं उनका खुद का क्या बोलते हैं, उनकी खुद की प्रोसेसिंग है इस डिले पे, तो मैंने भी सेम वही की है जो उनको पसंद आती है अपने गाने में। और यहाँ पे एक पैनकेक यूज़ किया है डिले को भी थोड़ा लेफ्ट राइट करने के लिए। उसके बाद इसी डिले में एक R-वर्ब यूज़ किया है, और ये हमारा मेन डिले है। जिसके बाद एक एक्स्ट्रा डिले मैंने यूज़ किया है, मैनी M डिले, ये मैंने खुद से यूज़ किया है। उसके बाद है रिवर्ब। रिवर्ब से पहले मैंने एक प्रो Q3 यूज़ किया है, जिससे मैंने लोज और हाइस को काट दिया। देन मैंने यूज़ किया प्रो R, स्पेस है यहाँ पे जिसको डीके बोलते हो,
वो है 2.7 और डीके रेट है 100 पे। स्टीरियो विड्थ रखी है 88 पे, मिक्स को रखा है 100 पे। यहाँ पे प्री डिले को रखा है 43 पे। अब प्री डिले और डीके कैसे सेट करते हैं, तो उसके लिए जो वीडियो मैंने बताई थी ड्रम बस के लिए, मेलोडी बस के लिए, ये वाली, इसी में मैंने बताया है कि प्री डिले और डीके को कैसे किसी भी वोकल पे कैसे सेट किया जाता है बीपीएम के अकॉर्डिंग, ताकि वो अगले वर्ड को डिस्टर्ब ना करे। देन मैंने यूज़ किया एक फ्रूटी लिमिटर, जिसमें मैंने जो रिवर्ब की पीक्स होती हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया है। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं वोकल प्रोसेसिंग में। अब मैं दिखाता हूँ कि हर प्रोसेसिंग से पहले गाना कैसा साउंड कर रहा था एंड आफ्टर मिक्सिंग मास्टरिंग, और ये जो हारमोनीज आप देख रहे हो इसके बाद गाना कैसा साउंड करता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बेस है, ड्रम बस और मेलोडी, मतलब जो ये 5 चीज़ें ऊपर की, ये सारी प्रोसेस्ड हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये हमने बस बना के एक्सपोर्ट किए थे। सो पहले ऐसा साउंड कर रहा था। बट वे के जेबों में हाँ तस्वीर वो मांगी हुई हाँ रब से तकदीर वो आखिरी वजह हो तुम जीने का सांस भी नहीं लो तो मैं जी जाऊंगा। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग और जो भी हारमोनीज देख रहे हो आप यहाँ पे, इन सब के बाद जो लीड वोकल्स हैं वो कुछ ऐसा साउंड करती है, और जो ओवरऑल गाना है वो ऐसा साउंड करता है। बट वे के जेबों में हाँ तस्वीर वो मांगी हुई हाँ रब से तकदीर वो आखिरी वजह हो तुम जीने का सांस भी नहीं लो तो मैं जी जाऊंगा। तुम आखिरी हो वजह जीने का तुमसे करूं एंड यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, लाइक आपने ऐसे गाने सुने होंगे जैसे कुन फाया कुन है, तो उस तरह का यहाँ पे कुछ किया था। लाइक ये हमारी लेयर्स थी जो 2, यहाँ पे जैसे मैंने इन दोनों को मिक्सर पे अगर आप देखोगे हारमोनीज को, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी पेनिंग की हुई है, काफ़ी फेडर्स से काफ़ी बैलेंसिंग की हुई है। तो ये पार्ट कुछ ऐसा साउंड करता है। तू जाने ना जाने है तेरे दीवाने लिखा है तुझी पे ये खत हाँ पिया। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आऊँ कि हारमोनीज या बैकिंग वोकल्स या एडलिप्स को कैसे हम प्रोसेस करते हैं, जो हमिंग पार्ट होता है, लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको सुनाऊँ, तो इस तरह की प्रोसेसिंग और हमिंग पार्ट को या हारमोनीज को या बैकिंग वोकल्स जो भी आप बोलना चाहो, उनको कैसे प्रोसेस करते हैं लीड वोकल्स के साथ, इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट्स हो जाते हैं कि हारमोनीज पे वीडियो लेके आओ, देन मैं जरूर इस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बने रहो, देखते रहो, सीखते रहो। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। बाय।